अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी, माशी और कौमी सलामती के मामले का जायजा लिया गया। काबीना ने अफगान अमन अमल, पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल का भी जायजा लिया। बजट की मंजूरी का प्लान, पार्लिमान और अपोजिशन जमातों के मामलात पर भी गौर किया गया। पाकिस्तानी अड्डों से मुतालिक वजीर आज़म इमरान खान के इंटरव्यू में गुफ्तगू भी की गई है। वफाकी काबीना ने 17 निकाती एजेंडे में से बेशतर की मंजूरी दे दी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को जरदारी और नवाज शरीफ पर भरोसा नहीं है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, इमरान खान के इक़्तिदार में आते ही तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। अपोजिशन को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से खौफ क्यों है? इलेक्शन कमीशन हुक्काम की जिम्मेदारी है कि वो आइंदा इंतखाबात को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर मुंतकिल करें। नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, इनके ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानीज को एतमाद नहीं है और इमरान खान की क़यादत के ऊपर भरोसा करते हुए ये पैसे पाकिस्तान भेजे हैं। आज हमारी मईशत 4% के ऊपर ग्रो कर रही है, तो इसकी बड़ी वजह ओवरसीज पाकिस्तानीज की जानब से भेजे जाने वाली वो तरसीलात ज़र है, वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को भेजी हैं। हम हर सूरत में ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उनको इस वोटिंग प्रोसेस में लाना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ कि क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी से इतने खौफजदा है। इलेक्शन कमीशन की अब यह जिम्मेदारी है कि वो इस जानब बढ़े और अगले जो हमारे इंतखाबात हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए, उसके ऊपर लाने के लिए इकदाम करे। PDM ना सही, APC ही सही, हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद फिर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने को तैयार है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ इंतखाबी इस्लाहात बिल के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के क़याम के लिए सरगर्म हो गए। ज़राए ने दावा किया है कि PDM को खैर बात कहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP भी APC का हिस्सा बनने के लिए हामी भर चुकी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मियां शुएब। शुएब, आपसे जानना चाहेंगे, पीपल्स पार्टी और ANP ने हामी तो भर ली है, क्या कोई शराइत भी रखी गई हैं? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ एक बार फिर मुतहरिक हुए हैं अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए। PDM के प्लेटफॉर्म से ना कहीं तो APC बुलाने का फैसला किया गया। तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं उनको हुकूमत मुखालिफ प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाएगा। जो शहबाज शरीफ फार्मूला है ताहाल कामयाब दिखाई देता है। PDM से बाहर पीपल्स पार्टी और ANP ने शिरकत की हामी कर लिया और ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने PDM में शामिल दीगर जमातों से भी शिरकत का फैसला कर लिया। और इसके साथ साथ जो ज़राए UI के मौलाना फजल रहमान ने पार्टी को अपनी भरपूर हमायत की यकीन दहानी करवा दी। हमारे ज़राए के मुताबिक APC में हुकूमत मुखालिफ जमातें हुकूमत के खिलाफ इंतखाबी बिल पर मुश्तरका अमल तैयार करेंगी। इसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी और ANP भी इस APC में शिरकत करेंगे और कौमी सेनेट में बिल को अपडेट करें। मियां शुएब अहमद, शुएब आपका बेहद शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान में अपोजिशन जमातों ने हंगामा आराई के बाद दर्ज की गई FIR वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। साथ ही गिरफ्तारी देने के लिए दूसरे दिन भी थाने पहुंच गए हैं, लेकिन पुलिस ने स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली की इजाजत के बगैर गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट कर रही हैं बुशरा कमर। बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला। अपोजिशन रहनुमा दूसरे दिन भी गिरफ्तारी देने के लिए बिजली रोड थाने में मौजूद और गिरफ्तारी देने पर बज़िद, लेकिन पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए और स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली की इजाजत लाजमी करार दे दी। मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान गुज़िश्ता रोज से थाने में मौजूद हैं, जिनसे इजहार यकजहती के लिए दीगर सियासी शख्सियात भी थाने पहुँची। अपोजिशन रहनुमाओं ने FIR वापस लेने और हुकूमत से गलती तस्लीम करने का मुतालबा रख दिया। जब आप असेंबली के अंदर हमारे खिलाफ FIR कराते हैं तो फिर आप हमें गिरफ्तार भी कर ले। अभी आप कहते हैं कि आप मेंबरान असेंबली है, उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आया कि मेंबरान असेंबली है और असेंबली के अंदर है। सूबाई वजीर दाखिला मीर जिया लांगो का कहना है कि हुकूमत ने अपोजिशन को पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज दी थी, जिसे कबूल नहीं किया गया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल को संभालने के लिए वफाकी वज़रा मुत्तहरिक हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान और सूबाई वज़ीर तालीम सरदार यार मोहम्मद से चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान आफरीदी ने अलग अलग मुलाकातें की हैं। मुलाकात में सूबाई वज़ीर सरदार यार मोहम्मद रिन ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इसी पर तफसीलन बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोच। शाहनवाज, आपसे जानना चाहेंगे क्या तफसीलात हैं आपके पास इस अहम मुलाकात के हवाले से?
जी बिल्कुल, मरकजी रहनुमा पीटीआई के शहरियार आफरीदी ने पहली मुलाकात वजीर आला बलूचिस्तान से की और तफसीलन उनसे बातचीत की और उसके बाद उन्होंने सरदार यार मोहम्मद रिम से बात की। सरदार यार से मुलाकात के दौरान बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आप हुकूमत के साथ चले, कोलिशन पार्टनर है, हमें आगे जाकर बलूचिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। तो इस दौरान सरदार यार मोहम्मद रिम हम इत्यादि होकर भी वजीर आला बलूचिस्तान हमें दीवार से लगा रहे हैं और मौजूदा बजट में हमारे बदतरीन मुखालिफिन को बलूचिस्तान की सूरत हाल संभालने के लिए वफाकी वज़रा मुतहरिक हो गए। मैं अपडेट कर रहे थे शाहनवाज बलोच, आपका बेहद शुक्रिया। खेलों की दुनिया से आने वाली खबरों से आपको आगाह करें और बताएं कि पीसीबी और यूनुस खान ने बाहमी इत्तेफाक राय से राहें जुदा कर ली हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO वसीम खान कहते हैं यूनुस खान जैसी कदावर और तजर्बेकार शख्सियत को खोना अफसोसनाक है। मुशावरत के बाद बाहमी इत्तेफाक राय से राहें जुदा करने का फैसला किया। दौरा इंग्लैंड से कबूल, कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पीसीबी ज़राए के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ को खिलाड़ियों की बैटिंग ट्रेनिंग के लिए तलब किया गया था, जिस पर यूनुस खान नाराज थे। इस अंदरूनी कहानी पर भी आपको अपडेट कर रहे हैं कि दौरा इंग्लैंड से कबल कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मोहसिन, उनसे बात कर लेते हैं। मोहसिन, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या वजूहात हो सकती हैं इसके पीछे कि उन्होंने अचानक से रिजाइन कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल, दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से कबल और वर्ल्ड कप ये करीब है, तो इससे कबल यूनुस खान का रिजाइन देना, इस्तीफा देना किसी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि जिस तरह वो एक बड़े खिलाड़ी हैं और उनको कोचिंग के प्राइस के लिए अंजाम दिया गया था। साथ साथ ये भी अंदरूनी कहानी सामने आ रही है कि यूनुस खान के बहुत से लोगों को सुबह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनके काम में मुदाखलत की जा रही थी। जिस तरह भी आपने बताया कि मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कैंप में जो तलब किया गया था, इसमें यूनुस खान ने काफी बात का इजहार किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला काम से। दूसरी जानिब वो मुताबिक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहती कि बैटिंग कोच होने की हैसियत से उनके फैसले नहीं सुने जाते, क्योंकि मिसबाह-उल-हक और यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ की अगर पुरानी करियर में बातचीत देखी जाए तो कोई इनकी पुरानी माजी में भी पीसीबी से शदीद खिलाफत यूनुस खान के मैनेजमेंट से अलहदगी की वजह बने हैं। मोहसिन मेहदी हमें अपडेट कर रहे थे। मोहसिन साथ ही रहेगा, मैं भी ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने और उनके साथ हैं दानिश कनेरिया साहब। सर, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। तौसीफ साहब, पहले सवाल आपसे कर लेते हैं कि इंतहाई अहम दौरा इंग्लैंड से कबल पाकिस्तान बैटिंग कोच से महरूम हो गया। CEO पीसीबी वसीम खान के मुताबिक कि ये फैसला बाहमी रजामंदी से किया गया है, तो क्या वजूहात है इनके पीछे? अभी कितना बड़ा नुकसान है कौमी टीम के खिलाड़ियों के लिए? कोई नई चीज नहीं है, मेरे लिए तो कोई ऐसी चीज नहीं है। ये तो कभी भी हो सकता है और हमारे यहाँ बहुत चर्चा हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता इन चीजों को। वो काम हमारे यहाँ होते हैं जी। और सबको नजर आ रहा है, ये आज से नहीं है, ये तो पुरानी चीजें चल रही हैं। और ये प्लेयरों के आपस में जो रंजिशें हैं ना, ये आज की नहीं, बहुत पुरानी है। और मैं समझता हूँ कि ये उसी की वजह बनी है। और इतना टाइम कैसे यूनुस ने गुजार लिया मुझे समझ नहीं आई, बस उसकी एक रीजन है। ठीक है, यूनुस का अपना भी जो तरीकेकार है वो कुछ जगहों पे अच्छा नहीं लगा लोगों को, और यकीनी तौर पे साफ गो आदमी है। लेकिन ये जो सिलसिला हुआ है, ये यकीनी तौर पे एक ग्रेट बैट्समैन जो है वो कभी भी जो है वो इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करता। इसमें बोर्ड को चाहिए था कि तरीके से काम थोड़ा सा करता, इसलिए कि वो टीम के बैटिंग कोच हैं। और हमने देखा, लाहौर में भी हमने सुना, और फिर कराची में भी जब साउथ अफ्रीका आई थी उस वक्त हमने देखा कि एकेडमी से 2-3 कोच, जिसमें यूसुफ साहब जो है उनको भी भेज दिया गया। तो क्या ये मतलब क्या है? मतलब एक जगह पे 2-2, 3-3 शेर आप भेज देंगे उठा के, तो वहां पे तो ये चीजें आनी है। तो जिसका जो काम है वो बैटिंग कोच है, वो पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच है। और इसमें मुझे प्लेयरों का भी किरदार कोई इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि वो जो आपके मेन टीम के अंदर यूनुस खान है, उसको छोड़ के आप वो कह रहे हैं कि मेरे साथ वो फला आदमी ने ऐसे काम किया, मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया। पॉइंट टेकन तौसीफ साहब, आपका पॉइंट हम तक पहुंच गया। साथ ही हमारे साथ मौजूद है दानिश कनेरिया। दानिश, आपसे जानना चाहेंगे, यूनुस खान पीसीबी की जानिब से मोहम्मद यूसुफ को ट्रेनिंग कैंप में मदऊ करने पर नाराज हैं, ये क्या समझते हैं आप? क्या उनके काम में मुदाखलत कंसिडर किया जाएगा इसे, या यूनुस खान को फराग दिली का मुजाहरा करते हुए इस फैसले को कबूल करना चाहिए था? फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट यूनुस खान इज वेरी डेडिकेटेड है, वो अपने काम से, और ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, हार्ड वर्किंग गाय है। और जिस तरीके से पीसीबी की ट्रीटमेंट रहेगी टुवर्ड्स यूनुस खान, इट इज वेरी पुअर।
और पीसीबी का जैसे तौसीफ भाई ने भी कहा कि हमेशा से ऐसा रहा है कि सीनियर प्लेयर्स की और जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं उनको कभी रिस्पेक्ट नहीं दी उन्होंने। अभी रिसेंटली का ही मामला है कि आमिर के मामले में वसीम खान उसके घर पे जाते हैं उसको मनाने के लिए, लेकिन यूनिस खान के पास वो नहीं आते, यूनिस खान से वो नहीं मिलते हैं और जो डिफरेंसेस है वो नहीं किया। आपने बैटिंग कोच अपॉइंट किया यूनिस को, आपको क्या जरूरत है कि मोहम्मद यूसुफ को आप भेजे कैंप के अंदर ड्यूरिंग द आपकी सीरीज होने वाली है अभी इंग्लैंड की। आप यूनिस से पहले पूछे तो सही। रिस्पेक्ट होती है हर एक प्लेयर की, और मेरे ख्याल से जिस तरह से ये बोर्ड मामला चलाना चाह रहे हैं और ये यूनिस को जो है रखना ही नहीं चाह रहे थे। एक्चुअली ये कोई बहाना ढूंढ रहे थे कि यूनिस को जल्द से जल्द फारिग करे, और क्योंकि यूनिस खान जो है अपने काम से काम रखते, बिकॉज आई हैव प्लेड विद हिम और मेरे साथ काफी टाइम गुजारा है उन्होंने, और जो है हम जो एक ही डिपार्टमेंट में थे और मैं तो उनकी कप्तानी में भी खेला हूँ। तो वो जो काम करते हैं वो अपने काम में किसी और को मजाक नहीं करने देते, क्योंकि वो उनको एक जॉब दी हुई है तो वो अपनी जॉब को पूरा करते हैं, 100% देते हैं। और उसके बीच में अगर कोई आ जाए तो वो उनको कतई अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी होगा अगर आपके काम के बीच में कोई और बंदे को डाल दे और उससे पूछे नहीं कि भाई हम आपकी जगह पे इसको काम दे रहे हैं आपका, तो ये गलत बात है। और पीसीबी के ये रवैया जो है इट इज बहुत ही, मैं समझता हूँ कि यूनिस ने जो डिसीजन लिया बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे यूनिस को, चाहे वो मिसबा हो और मिसबा की जो मैनेजमेंट है जिस तरह से, और फिर बाकी मिसबा हो या मिसबा की मैनेजमेंट हो, वो यूनुस खान को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। दानिश कनेरिया साहब आप हमारे साथ हैं, साथ ही रहिएगा। एक सवाल आपसे और करते हैं कि यूनुस पाकिस्तान के अजीम बल्लेबाजों में शुमार होते हैं, क्या इनको बैटिंग कोच मुकर्रर करने से पहले उनकी शराइत सुनी गई होंगी? जी हाँ, डेफिनेटली पूछी गई। और यूनिस तो पहले तो ये कह रहा था, वो तो पहले सीनियर टीम के साथ तो कोचिंग नहीं करना चाह रहा था, वो तो कह रहा था मुझे अंडर 19 की आप टीम दे दे 3 साल तक और मुझसे आप जो है सिलेक्टर भी मैं बनता हूँ और जो हेड कोच भी मैं बनता हूँ। वो तो जूनियर लेवल पे कोच बनना चाह रहा था वो, लेकिन वहां पर पीसीबी ने बोला कि नहीं, हम आपको सारे इख्तियारात नहीं दे सकते। लेकिन जब बैटिंग कोच की आई बात, तो जिस तरह से यूनिस ने भी कहा कि ये बहुत एजाज की बात है वहाँ काम करना और प्लेयरों को सिखाना, लेकिन उसके बावजूद जो है, क्योंकि आई नो, क्योंकि जो रिफ्ट होती है जैसे प्लेयरों के बीच में और कोई प्लेयर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे अभी रिसेंटली भी मोहम्मद यूसुफ हो गया और दूसरे इतने सारे कोच जो ये जमा करके रखे हुए ना, टोले की तरह रखे हुए सबको, उनको भेज दिया था नेशनल स्टेडियम में जब ये साउथ अफ्रीका सीरीज आई। क्या जरूरत थी जब एक बंदा आपके लिए काम कर रहा है ऑनेस्टी के साथ और वो डेडिकेटेड भी। हमने देखा जिम्बाब्वे की वो जब प्रैक्टिस करवा रहा था अपने जूनियर्स को भी किस तरह से वो मेहनत करवा रहा था। और मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को आज जिस तरीके से यूनिस खान स्टेप डाउन हुए। आपने बड़ा मुश्किल दौरा है इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज का, जिस तरह से अभी टीम हमारी बैलेंस नहीं हो रही है, मिडिल ऑर्डर हमारा फेलियर जा रहा है बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अभी यही होगा जो अभी पीसीबी ने क्वेश्चन मार्क डाला ना कि क्या अभी कौन जाएगा। तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि मोहम्मद यूसुफ और एक और नाम है, वो जाएंगे बैटिंग कोच पाकिस्तान की तरफ से। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ जा सकते हैं, ऐसा कहना है दानिश कनेरिया साहब का। दानिश साहब आप साथ ही रहिएगा। एक बार फिर रुक करते हैं तौसीफ अहमद की जानिब। तौसीफ साहब, इससे पहले भी पीसीबी ने अजीब फैसले करते हुए मिसबाउल हक को तमाम जिम्मेदारियां सौंप दी थी, जिसके बाद टीम की परफॉर्मेंस पर इंतहाई खराब देखने को मिली थी। क्या यूनुस खान का जाना पीसीबी की खराब मैनेजमेंट का तसलसल नहीं लग रहा? देखिए, ये सिलसिला आज का नहीं है, ये बहुत पुराना सिलसिला, और मैं कई बार ये चीजें बोल चुका हूँ कि रिफ्ट्स है हमारे प्लेयरों में। जो पिछले प्लेयर थे उनके साथ कुछ ज्यादतियां ही होंगी बगैर बकौल उनके। उसके बाद जब वो पोजीशन में आए उन्होंने आन के जो है कहा जी ये तो अंदर से कि ये तो मेरे साथ इसने ये किया था। तो ये सिलसिला चल रहा है, इसमें हो कुछ नहीं रहा। हो ये रहा है कि इस मुल्क को नुकसान हो रहा है। मैं आने वाले वक्त में भी आपको बता दूं कि ये सिलसिले चलते रहेंगे। कल तक जो पीसीबी की बुराइयां कर करके नहीं थकते थे, वो इतनी बुराइयां करते थे, वो आज बैठ गए आन के, तो आज उनके मुंह से फूल निकल रहे हैं और कुछ लोग कुछ को हटाना चाहते हैं। तो ये वो चीज नजर आ रही है मुझे सारी। तो इससे कुछ नहीं होगा। इसमें तो मैं तो अब कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और ये क्या सिलसिला हमारे मुल्क में क्रिकेट का चलना शुरू हो गया, ये प्लेयरों को थोड़ी सी लगाम देनी चाहिए सबको। और ये प्लेयर जो हैं ये कभी एक दूसरे के करीब भी खड़े होंगे तो ये अंदर से नहीं मिल सकते, ये मैं 100% बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ऐसा कोई बैटिंग कोच नहीं ढूंढ सकते, ऐसा कहना है तौसीफ अहमद साहब का। दानिश कनेरिया, तौसीफ अहमद हमारे साथ है। सर, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर रुक करेंगे मोहसिन मेहदी की जानिब। मोहसिन, तमाम तर बातें आपने सुनी, आपके पास अपडेट्स क्या हैं कि अगला बैटिंग कोच कौन हो सकता है?
या देखें, जरा ये बताते हैं कि इंजमामुल हक को जो है वो तैयार किया जाएगा। इंजमामुल हक के साथ साथ क्योंकि अभी जो अकेडमी में कोचिंग कर रहे हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, ये दो नाम ऐसे हैं कि जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच सकता है। और ये जरा ये भी बताते हैं कि इन दोनों के नाम का पूरा निकल सकता है, जैसे वर्ल्ड कप में। और क्योंकि इंग्लैंड के दौरे पे और न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज के दौरे पे तो कोई बैटिंग कोच अभी पाकिस्तान टीम के हमरा नहीं होगा, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर फैसले जरा जो है लम्हों में तब्दील होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि वर्ल्ड कप में आपको एक नया जो है वो कोच नजर आएगा। वो या तो मोहम्मद यूसुफ हो सकते हैं बैटिंग कोच, या फिर इंजमामुल हक की सूरत में हो सकता है। ठीक है, हमारे अपडेट कर रहे थे तमाम तर सूरत हाल से मोहसिन मेहदी। मोहसिन, आपका बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि हमारा मजहब और कल्चर मुनासिब लिबास का हुक्म देता है, इसका ज्यादती से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम के बयान से ये तासुर जा रहा है जैसे ज्यादती का शिकार फर्द कसूरवार है। इमरान खान ऐसे मनसब पर बैठे हैं जहाँ उन्हें सोच समझ कर बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक कमेंट्स हैं और खान साहब वो ऐसे ओहदा पे बैठा हुआ है जहाँ उसने अपना लब और लहजा और अल्फाज को बड़ा सोच समझ के चूज़ करना चाहिए कि वो जिसके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती हो रहा है उनका कसूर है, और जो नाइंसाफ़ी कर रहा है तो ज़्यादती कर रहा है, अब उनके लिए बहाना बना रहे हैं। जिसने ज़्यादती किया, जिसने जुल्म किया, उनके बारे में हमारा कानून, हमारा रवैया सेम होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध का पैसा आयान अली के जरिए बैरून मुल्क जाता था, सिंध हुकूमत से एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। टैक्सेस हदफ पूरा ना करने वाली सिंध हुकूमत वफाक से कैसे सवाल कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट के टैक्स का बिलावल जरदारी साहब को फिक्र क्या है? वो फिक्र ये है, जो भी टैक्स कलेक्ट होता है फेडरल गवर्नमेंट में उसका 57.5% सूबों को आना होता है और सूबों को अवाम के नाम पे आना होता है 18वीं तरमीम के बाद। लेकिन यहां पर तो आपको पता है कि जिस एयरपोर्ट से हम आते जाते हैं वहां पर एक अयान अली एक्सप्रेस नाम की फ्लाइट चलती थी। वो फ्लाइट आती थी खाली बैग, लेकिन जाती थी वो पैसे भर के। तो आपको एक एक रुपया मिलता है, उसका आप जवाब दे हैं, वो अवाम के टैक्स पेयर का पैसा है। पीटीआई के पास शहबाज गिल है तो हमारे पास क्यों नहीं? वजीर आला सिंध ने भी एक और शहबाज गिल की तलाश शुरू कर दी है। मुराद अली शाह कहते हैं शहबाज गिल की बातों पर क्या तबसरा करूं, उनको जवाब देने के लिए शहबाज गिल 2 की तलाश जारी है जो हमें मिल नहीं रहा। शहबाज गिल साहब पे मैं क्या कमेंट करूं? शहबाज गिल के कमेंट को छोड़ दें, इसलिए कि वो मेरा नहीं ख्याल है कि शहबाज गिल की किसी बात पे कमेंट किया जा सकता है। उसके लिए एक और शहबाज गिल 2 चाहिए जिसकी तलाश मैंने कहा था जारी है हमारी। कोई ऐसा मिले, लेकिन ऐसी चीज़ें हमें मिल नहीं रही हैं। ऐसी चीज़ों की हमारी तलाश जारी है कि ऐसी चीज़ें मिले जो बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर अपना दिमाग इस्तेमाल किए हुए ऐसी बात कर दें जो कोई सुनने के लिए तैयार ना। लाहौर लोअर माल के इलाके बिलालगंज से 2 बच्चियों का अगवा कर लिया गया। लोअर माल के इलाके में रिक्शा ड्राइवर नदीम और शहबाज की बेटियों को नामालूम अफराद ने अगवा किया है। 9 साला ताहिरा और 13 साला फिजा घर से चीज लेने गई थी और वापस नहीं लौटी। और आपको बताएं कि कराची में गैर कानूनी तामीरात होती रहीं, SBCA अफसरान सोते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जगाया तो उनकी भी होश आ गया, ये शायद दिखावे के लिए है। DG SBCA ने गैर कानूनी तामीरात का 10 साला रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ खबर हुसैन से। खबर, आखिर तामीरात के वक्त क्यों नहीं कुछ कहा जाता और रिकॉर्ड नहीं मांगा जाता और अब मांगा जा रहा है? इजाजत भी दी और SBCA इस पर जारी भी हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर हैं शमसुद्दीन सुगरो। जब से उन्होंने चार्ज संभाला है वो नोटिस पर नोटिस और सर्कुलर पर सर्कुलर जारी कर रहे हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद होता हुआ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। इससे पहले भी इन्होंने कई बार रिकॉर्ड मांगा है कि जो गैर कानूनी तामीरात हुई है गुज़श्ता 6 माह में, कभी सर्कुलर निकाला जाता है कि गुज़श्ता 1 साल में, और अब निकाला गया है कि गुज़श्ता 10 सालों में जो गैर कानूनी तामीरात हुई हैं उसका रिकॉर्ड जो है वो फराहम किया जाए।
और उसके बाद फहरिस्तें मुरतब की जाएंगी कि किन किन अफसरान की मौजूदगी में ये गैर कानूनी तामीरात हुई हैं। इससे पहले भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जब से डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शमसुद्दीन सुमरो ने चार्ज संभाला है तो उन्होंने इसी तरह के नोटिस निकाले हैं, लेकिन अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त भी शहर भर में गैर कानूनी तामीरात अपने उरूज पर हैं। गैर कानूनी तामीरात के हवाले से अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया खबर हुसैन। पंजाब से बैरून मुमालिक जाने वालों की मुश्किल ताहाल दूर ना हो सकी। लाहौर के वैक्सीनेशन सेंटर पर एस्ट्राजेनेका की अदम दस्तियाबी के बैनर्स भी लगा दिए गए। कहते हैं हुकूमत ही अब मसले का हल कराए। तफसीलात जानेंगे सबा पाशा की रिपोर्ट में। सऊदी अरब जाने वालों की परेशानियां बढ़ने लगी। पंजाब भर के मराकज़ में एस्ट्राजेनेका का खत्म होने वाला स्टॉक दोबारा ना आ सका, जिसके बाइस ओवरसीज पाकिस्तानी बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। जी भाई, हम सुबह से आए हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए। हमने दुबई जाना है, लेकिन पूरा लाहौर घूम लिया, किसी ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई। सारे टोन फेर लेने कि तो वैक्सीन नहीं लगन रही, भाई दा वीजा लगा। मीनारे पाकिस्तान हो या एक्सपो सेंटर, हर जगह ही बैनर्स पर एस्ट्राजेनेका से मुतल्लिक हिदायत दर्ज हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत मसला हल करे ताकि जल्द काम पर वापस जा सके। महकमा सेहत हकाम के मुताबिक रवा हफ्ते एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का स्टॉक सेंटर्स पर मुहैया कर दिया जाएगा। कैमरामैन राना जैन के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़ लाहौर। ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज रंग ले आया है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ना लगाने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे वीज़े ख़त्म होने वाले हैं, नौकरियों पर वापस जाएं तो कैसे जाएं। मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। वीजे की मियाद और अकामा खत्म होने को है। मुल्क में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ही ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नायाब हो गई। ओवरसीज पाकिस्तानी परेशानी के आलम में सड़कों पर निकल आए। हमारे वीजे एक्सपायर हो रहे हैं सब लोगों के, हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं। 2 दिन से हम इकट्ठे हो रहे हैं, कोई हुकूमत का बंदा नहीं है अभी तक, और यहाँ पे हमारे साथ झूठ बोला जा रहा है, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। बराए मेहरबानी करके ये हुकूमत का काम है, इस मसले को हल करे। हम 8-8, 10-10 लाख रुपया लगा के गए हैं, कुछ लोग जेवर अपने बैंकों में जमा करवा के गए हुए हैं, तो खुदा के लिए इस मसले का कोई हल निकाले। मुजाहिरीन ने कहा कि अपने मुल्क में नौकरी नहीं मिल रही और ना ही वैक्सीन लग रही है। समंदर पार अपनी नौकरियां कैसे बचाएं? जब तक वैक्सीन नहीं लगाई जाती एहतजाज जारी रखेंगे। 3-4 दिन हो गया हमें इधर जलील हो रहा है। हफ्ते वाले दिन हम गया था लाहौर से वापस आया इधर, वो बोला लाहौर से बंद हो गया, अब इस्लामाबाद में लग रहा है। कल से हम इस्लामाबाद इधर आए, सुबह से इधर बैठा हुआ जनाब, कोई वैक्सीन का चक्कर नहीं। उधर से जलील करके इधर भेज देता है, इधर से वो उधर भेज देता है। वैक्सीन के लिए ये लोग पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर इकट्ठे हुए और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। पूरे मुल्क से यही बताया जा रहा है कि F9 पार्क इस्लामाबाद में ये वैक्सीन अवेलेबल है। आज ये लोग आए हैं, कल भी 10 बजे तक वैक्सीन लगाया गया, उसके बाद बंद कर दिया गया। आज भी सुबह आए हैं, गेट बंद है, कोई नुमाइंदा नहीं है कि किसी को गाइड करे। क्यों? अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो कहाँ गया वो वैक्सीन? एहतजाज के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। DHO ने कहा कि एकदम इतनी तादाद में आने वाले शहरियों की वजह से मसाइल पैदा हुए। कोशिश कर रहे हैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगाई जाए। वेलकम बैक। कराची में ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होने वाली पाकिस्तान की मारूफ अदाकार नादिया जमील कैंसर से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गईं। अदाकारा गुज़िश्ता 1 साल से इस मर्ज में मुब्तला थी। अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई एक पोस्ट में मद्दाहों को अपनी सेहतियाबी से भी आगाह किया है। अदाकारा ने पोस्ट में लिखा है कि मैं बाज़ाब्ता तौर पर कैंसर से सेहतियाब हो गई हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम टेस्ट क्लियर आए हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिएगा GTV।